बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आइए डालते हैं नजर। तो बता दें आपको 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने का अधिकार था, लेकिन इस पर जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म किया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांटा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आवाज उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था। तो आदेशी अग्रवाल को आपने सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही। एक बार फिर से आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर क्या कुछ कहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने का अधिकार है। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया था वो बना रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखने के साथ ही 5 अगस्त के फैसले को बरकरार रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। केंद्र राज्य के संबंध संविधान में स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी है। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, ये बड़ी बात कही गई है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस तरीके की तमाम बड़ी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर फैसला लेते हुए कही है। किसान से सटी सरहद पे राजस्थान में नए अपग्रेडेड स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती होने वाली है। वायुसेना ने बड़े पैमाने पर नए तेजस विमानों का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है और ये विमान अगले साल की शुरुआत से वायुसेना को मिलने लगेंगे। साथ ही वायुसेना से पुराने लड़ाकू विमानों को भी हटा दिया। इन आधुनिक विमानों से लैस होने पर वायुसेना की ताकत में जोरदार इजाफा होने जा रहा है। We already had 40 LCAs of the original IOC and FOC version. So with this, in the long run, the strength of the Indian Air Force will grow to 220 LCA Mark 1As, which will equip almost 10 squadrons of the Air Force. तेजस LAC Mark 1A विमान वायुसेना के MiG-21, MiG-23 और MiG-27 की जगह लेंगे। ये लड़ाकू विमान आधुनिकतम तकनीक और उपकरणों से लैस होंगे। तेजस विमान हवा से हवा में और आसमान से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है। तेजस मार्क 1A में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी मिसाइलें लगाई गई हैं। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। तेजस मार्क 1A में पुराने तेजस के मुकाबले 43 सुधार किए गए हैं। तेजस मार्क 1A विमान कई मायनों में शानदार है और ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर है। तेजस मार्क 1A का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेहतरीन है। ये विमान दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकते हैं।
इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाए गए हैं। दुश्मनों के रडार को जाम करने के लिए इसमें बेहतर क्षमता है। साथ ही इसमें हवा में ईंधन भरने की भी बेहतर सुविधा है। तेजस मार्क 1A के जरिए इस साल अगस्त में स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का भी सफल परीक्षण किया गया था। अगले साल फरवरी मार्च से ये विमान वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये स्वदेशी विमान वायुसेना के पुराने लड़ाकू विमानों की जगह ले लेंगे। This is an ideal fit to replace the depleting strength, and it's a very capable and potent aircraft, and it's also it gives our trust in the Indian defense industry capabilities. It shows that we firmly are committed towards Atmanirbhar Bharat and ensuring that a large number of our items on our inventory are made in India. तेजस मार्क 1A का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। उम्मीद है कि 2025 तक HAL हर साल 24 ऐसे विमानों का उत्पादन शुरू कर देगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश की एक ऐसी बेटी की जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। फातिमा वसीम को 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती मिली है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गम युद्ध क्षेत्र, -60 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड, जहां हर कदम कुदरत जिंदगी का इम्तिहान लेती है। उसी सियाचिन में अब तैनाती हुई है देश की बेटी की। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अधिकारी बन गई हैं। फातिमा को 15,200 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत की इस जाबाज बेटी की तैनाती का फैसला कितना मुश्किल भरा रहा होगा, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सेना ने पहली बार किसी महिला डॉक्टर को इस मुश्किल पोस्ट पर तैनात किया है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैप्टन फातिमा से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा है कि सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। 15,000 फीट पर कैप्टन फातिमा की पोस्टिंग उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाती है। सियाचिन में तैनाती से पहले फातिमा वसीम को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान हर मुश्किल से गुजरना पड़ा, हर चुनौती का सामना करने लायक बनना पड़ा और तब जाकर देश की जाबाज बेटी की तैनाती इस सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में हुई है। सियाचिन ग्लेशियर साल भर बर्फ से ढका रहने वाला बेहद मुश्किल मोर्चा है। सर्दियों में तापमान -50 से -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ ठंड आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन 15 से 20,000 फीट की ऊंचाई सियाचिन की इन सफेद चोटियों में भारत के सुपर सोल्जर दिन रात डटे रहते हैं। और अब इन्हीं सोल्जर के बीच ड्यूटी निभाने डट गई है देश की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया फिट इंडिया मुहिम की, जो सेना इन दिनों घाटी में चला रही है। इसी सिलसिले में खेल और फिटनेस के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेना ने कुपवाड़ा के विलगाम में ये आयोजन करवाया, जिसमें हेल्थ इज वेल्थ की सोच को अपने जीवन में अपनाते हुए घाटी की बेटियों ने पूरे जोश के साथ अपनी भागीदारी दी। दरअसल यहां सेना की तरफ से क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें 13 से 14 साल की लगभग 122 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में फर्स्ट आए कैंडिडेट को 5,000 रुपए, दूसरी विजेता को 3,000, तीसरे नंबर पे आए कैंडिडेट को 1,000 रुपए, जबकि कॉन्सोलेशन प्राइज के रूप में 7 प्रतिभागियों को 300 रुपए दिए गए। इनमें से कुछ बच्चियां भले ही चैंपियनशिप जीत ना पाई हो, लेकिन जोश से लबरेज दिखी। साथ ही इस आयोजन के मकसद से भी वो वाकिफ थी।
ने कोई पोजीशन नहीं लाई, हम इस बात का अफसोस नहीं है, हमने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत है। मतलब और बाकी जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वो भी इसी गेम्स में सपोर्ट करें। इट वाज जस्ट अमेजिंग। मैं कहना चाहूंगी कि हर किसी लड़की को इन सब में हिस्सा लेना चाहिए। शर्मिंदगी इसमें कोई भी बात नहीं है, हमें फख्र होना चाहिए कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, और ये तो सपोर्ट्स है, इसमें हमारा ही फायदा है। जितने भी बच्चे चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, दे आर इक्वल, ट्रीट देम इक्वल, उनको भी पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया जाए ताकि वो कल एक तो वो फिट रह सकते हैं और देश के लिए अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। और इसका जो खासकर मोटिव जो अगर हमारे नौजवान सारे इसमें हिस्सा लेंगे, कंपटीशन में गेम्स में हिस्सा लेंगे, तो दे विल कीप देमसेल्व्स फिट एंड दे विल कीप आल्सो देयरसेल्व्स अवे फ्रॉम ड्रग अब्यूजर। भारतीय सेना ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आर्मी वेटरन्स ऑनर रन का आयोजन किया। आतिशबाजी के बीच आयोजित इस दौड़ में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय सेना के आयोजित कार्यक्रम आर्मी वेटरन्स ऑनर रन के पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हर साल सैलानियों का जमावड़ा लगता है। पर्यटकों की अपार भीड़ की वजह से ट्रैफिक की समस्या वहां आम हो गई है। लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार रोपवे ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि शिमला में बनने जा रहा रोपवे भारत का सबसे बड़ा रोपवे होगा, जबकि साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट को लेकर सभी जरूरी मंजूरी और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, यानी अब जल्द ही रोपवे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। देखते हैं कि शिमला में जिस ढंग से ना तो एयर ट्रैफिक का कोई हिसाब है, ना कोई रेलवे का हिसाब है, और कंजेशन बढ़ती जा रही है लगातार। और ख़ास तौर पे आप चंडीगढ़ से तारा देवी पहुंच जाते हैं, लेकिन तारा देवी से शिमला जो अंदर चलना है वो उसमें उतना ही समय लग रहा है जितना आप लॉन्ग रूट से। तो 155 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। क्यों गुजर? बिल्कुल, और ये जो लागत है ये 1555 के लगभग होगी, जिसमें 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे का जाल शिमला में बिछाया जाएगा। इस पूरे रोपवे सिस्टम में 13 स्टेशन होंगे। और इसके अलावा शुरुआती चरण में इस सिस्टम में 222 कैबिन लगाए जाएंगे और कंप्लीट स्टेज पे 660 कैबिन होंगे। प्रत्येक कैबिन में 8 से 10 लोगों को लाने की क्षमता होगी। वहीं 2 से 3 मिनट के भीतर स्टेशन पर लोगों के लिए केबिन उपलब्ध हो जाएगा। आदिति, और अब आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। आज से 42 दिन बाद भव्य और दिव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर है काफी कम दिन बचे हैं, ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में 1 सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सिर्फ चुनिंदा मेहमान वहां मौजूद होंगे, जबकि 23 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। नए मंदिर में रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे और इससे पहले के कामों में अभी विकास में तेजी बताई जा रही है। और दूसरी तरफ पुणे में रामलला की पोशाक तैयार की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोगों की जुटने वाली भीड़ को देखते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट लगातार अपनी तैयारियां बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में बैठकों के जरिए भक्तों से जुड़ी जरूरतों, सुविधाओं, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए फैसले किए जा रहे हैं। अयोध्या सज रही है। मंदिर निर्माण भी लगभग पूरा है।
इंतजार है 22 जनवरी 2024 की उस तारीख का जब रामलला यहाँ विराजेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नया आसमान मिलेगा जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएगी। भक्तों को न केवल यहाँ रामलला के दर्शन होने वाले हैं, बल्कि भगवान राम के जीवन से जुड़ा दर्शन भी उन्हें मिलने वाला है। हालांकि ये दर्शन उन्हें रामकथा संग्रहालय में मिलेगा। पहली बात रामलला के दर्शन की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता के दर्शन के लिए भी राम मंदिर को खोल दिया जाएगा। ऐसे में तमाम भक्तों के मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे होंगे। मसलन राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था क्या होगी, कहां से एंट्री होगी, परिक्रमा कर सकेंगे या नहीं, बाहर किधर से जाएंगे, जैसे सवाल। इनके जवाब राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से आ चुके हैं। मंदिर निर्माण समिति और श्री राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिन की बैठक चली और जिसमें भक्तों के दर्शन की व्यवस्था तय हो चुकी है। उन्हें मंदिर में कैसे आना है और जाना है, ये तय कर लिया गया है। पूरब दिशा से प्रवेश करेंगे, सामने जैसे सिंहद्वार से ऊपर जाएंगे, भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। दर्शन करते हुए 320 फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर नवा करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। परकोटे के पास जब पहुंचेंगे उनको वहां प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहां जाना है, चाहे कुबेर टीला जाने के लिए उन्होंने अनुमति लिया है तो वहां जा सकेंगे, PFC जाकर अपना सामान लेकर के बाहर जा सकेंगे। रामलला के दर्शन के बाद बात प्रभु श्री राम के जीवन की, जिसे अब राम कथा संग्रहालय में लोगों के लिए रखा जाएगा। पहले राम मंदिर के कैंप में ही म्यूजियम बनाने की बात करते हुए राम जीवन दर्शन दिखाने की तैयारी थी, लेकिन इसके निर्माण में लगने वाले समय को देखते हुए फिलहाल सरकार की तरफ से इसे राम कथा संग्रहालय में रखने का फैसला किया गया है। बहरहाल राम मंदिर समिति और करोड़ों भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की उस तारीख का जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देकर कृपा बरसाएंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और बात काशी की। काशी को धर्म और अध्यात्म की नगरी के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा देश का नामी शिक्षण संस्थान है, जहाँ से पढ़े हुए छात्र आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसी काशी में गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है एक सामाजिक संस्था ने, जो बीते 2 सालों से रविदास घाट पे 104 बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैला रही है। काशी के रविदास घाट पर खेलते कूदते इन बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई है एक सामाजिक संस्था ने, जिसका नाम है खुला आसमान। ये संस्था बच्चों को शिक्षित बनाकर उनके सपनों को पंख देने में जुटी है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। 2 साल पहले संस्था ने ये मुहिम 11 बच्चों के साथ शुरू की थी, जो अब बढ़कर 104 बच्चों तक पहुंच गई है। ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनको रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक शिक्षा दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये हम लोग खुला आसमान का जो प्रोजेक्ट है अंकुर पाठशाला के अंदर हम लोग पूरा चीज का पढ़ाई से लेकर के उनको सारी गतिविधियां, मार्शल आर्ट की क्लास से लेकर के रैप से लेकर के बच्चा जो भी पढ़ना चाहे, संस्कृत का क्लास से लेकर के हर चीज हम लोग कराते हैं। 6 साल से लेकर के क्लास 11 तक की हमारी क्लास चलती है। 11 बच्चों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास 104 बच्चे हैं और तकरीबन 15-20 का टीम है महिलाओं का, जो खाना बनाने से लेकर के बच्चों को पढ़ाने तक का काम करती है और सिर्फ महिलाएं। इस संस्था की ओर से रविदास घाट पर कक्षा 6 से 11 तक की पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा इन बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और भोजन का भी इंतजाम यहीं पर किया जाता है। 80 घाट पर रहने वाली रोली सिंह ये सारा काम 15 महिलाओं के साथ मिलकर रोजाना इसी तरह से करती हैं।
ये तस्वीर ऐसे बदली कि 11 परिवार पहले हमसे जुड़ा। एक औरतें बात करना चाहती हैं, जो अपनी मुहिम का घाट के सीढ़ी पर बदकही करती हैं, खुल करके बात होता है। औरतें बोलना चाहती हैं, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो रहा था, और उस बोलने की कड़ी में अंदर का चीज समझ में आता है कि अंदर तो और भयावह स्थिति है। वहां पर बड़े प्यार से, बड़े तन्मयता से उनको विश्वास दिलाना कि हाथ पकड़ना, रोली और खुला आसमान हाथ पकड़ता उन महिलाओं का मजबूती से कि तुम कर सकती हो सकता है। जब उन्हें ये विश्वास आता गया और एक कड़ी से कड़ी महिलाएं खुद सामने से जुड़ती गई। रोली सिंह और उनके साथियों की इस पहल का असर भी इन बच्चों के जीवन में दिखने लगा है। खुद बच्चों की जुबानी सुनिए, उन्हें यहाँ का माहौल कितना रास आ रहा है। हम यहाँ पे 8th में पढ़ते हैं। कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसे पढ़ाई की जाती है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे गेम्स भी होते हैं, रैप, डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, हर एक चीज होता है यहाँ पे। खुला आसमान संस्था की ये पहल अब एक मुहिम का रूप ले चुकी है। जैसे जैसे और जरूरतमंद बच्चों को भी इसके बारे में पता चल रहा है, वो इससे जुड़ते जा रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के गरीब, वंचित और निचले तबके से आने वाले बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैलाया जा सके। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे। सर्दी का मौसम है और इस गुनगुनी ठंड में मेहमान साइबेरियाई पक्षी का हुजूम यूपी के घाटों पर उमड़ा है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लेकर वाराणसी के गंगा घाट और हापुड़ का ब्रज घाट विदेशी पक्षियों से गुलजार है। तीनों घाटों पर बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आए हैं और इनका कोलाहल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ गंगा घाटों पर उनकी उड़ान, उनका कलरव और उनकी अटखेलियां सबका मन मोह रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी चंडीगढ़ में फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसे क्रिसैंथम 2023 का नाम दिया गया है। 3 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में लोगों ने 270 से ज्यादा फूलों की किस्मों के दीदार किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा फूलों की किस्मों से सजी है चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में बने टेरिस गार्डन की बगिया, जहां क्रिसैंथेमम 2023 का आयोजन किया गया। बीते 3 दिनों से चला आ रहा ये शो रविवार को खत्म हो गया। 33वें वार्षिक क्रिसैंथेमम शो 2023 का शुभारंभ पंजाब के गवर्नर BL पुरोहित ने किया था, जहां 3 दिन तक दूर दराज से लोग आए। हर साल होने वाले इस आयोजन में अच्छी खासी भीड़ होती है। यहाँ गुलदाउदी की कई किस्मों के साथ दूसरे फूलों को भी शो में रखा गया। अच्छी बात यह है कि इस पार्क में कुछ क्रिएशन ऐसे भी किए गए जो हर उम्र के लोगों को पसंद आए। इनमें फूलों से पॉपुलर कृतियां बनाना है। बच्चों को बहुत लगे, जैसे वो पीछे डियर बना हुआ है, कैंगरू बना हुआ है, बच्चों को देखने को अलग सी चीज मिल रही है ना। जैसे हम जू में जाते तो नेचुरली एनिमल्स देखते हैं, पर ये फ्लावरिंग की हुई है तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। इस शो का लुत्फ उठाने वाले लोग हर जगह से आते हैं, फिर चाहे वो इसके आसपास के हों या फिर दूर दराज के। ये शो सभी की पसंद बनता है। एनुअली ये लगता है फेस्टिवल, तो हर साल ही वैसे हम आते हैं। मतलब 290 से ऊपर वैरायटीज हैं फ्लावर्स वगैरह की यहाँ, तो अच्छा फेस्टिवल है बच्चों के लिए। फैमिली के साथ आए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आदतों में शुमार हो चुका है ये शो। हर साल वो इसका इंतजार करते हैं। फूलों की ये वैरायटी देखना उनकी ख्वाहिशों में शुमार हो चुका है। हम यहाँ काफी सालों से आ रहे हैं। इस बार तो और भी अच्छा है, फूड स्टॉल्स भी हैं, वो इतने फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की वैरायटीज बहुत देखने को मिल रही है। 290+ वैरायटीज कितनी है, बहुत मजा आ रहा है। वो क्राउड भी काफी है। इस शो में दिन भर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड स्टॉल लोगों के लिए बड़ी सहूलियत का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस शो की रौनक दुगनी हो गई है। कुल मिलाकर ये शो हर उम्र के लोगों पर खरा उतरता है। हर साल इसमें जुड़ता एक नया आयाम इसे एक बड़ा मुकाम देता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।